वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो आवर टुडेज टॉपिक विल बी अबाउट Crohn's डिजीज। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, टॉपिक पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्यों इसको Crohn's डिजीज बोला जाता है। सो पहले मैं आपको वही चीज बताऊंगा कि एक्चुअली दिस डिजीज इज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर बुरिल बी क्रोहन। ये वो डॉक्टर बुरिल बी क्रोहन, ये वो पहला इंसान था, पहला शख्स था जिसने ये जो डिजीज है Crohn's डिजीज, इसके बारे में हमें सबसे पहले बताया, इसके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन दी, हमें इसके बारे में जानकारी दी। So it was named after his name, डॉक्टर बुरिल बी क्रोहन। तो इसके सरनेम के बेसिस पे इसको नाम दिया गया था Crohn's disease. Now what is this Crohn's disease? Actually this Crohn's disease is a group, it belongs to a group of conditions known as inflammatory bowel disease. ठीक है, inflammatory bowel disease के बहुत सारे टाइप्स हैं जिसमें यूजुअली हमारा जो बाउल है वहां पे इन्फ्लेमेशन होती है, इसमें डिफरेंट डिजीज आती है जिसमें Crohn's disease भी एक आती है। That means this Crohn's disease, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा that will be inflammation. So this Crohn's disease is a type of inflammatory bowel disease that may affect any part of gastrointestinal tract. That means ये जो Crohn's disease है ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कहीं पे भी इफेक्ट कर सकता है, फ्रॉम माउथ टू पेरिएनल रीजन, वहां तक ये कहीं पे भी हमें इफेक्ट कर सकता है। सो जो इसमें जीआई ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा इफेक्टेड पार्ट्स है दैट इज इलियम एंड असेंडिंग कोलन। इन दो जगहों पे देखा गया है, हमने जितने भी केसेस देखे हैं, सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड एरियाज थे या सबसे ज्यादा जहां पे इफेक्ट हुआ था दैट वायर इलियम एंड असेंडिंग कोलन। अब अगर हम बात करेंगे इटियोलॉजी ऑफ दिस Crohn's डिजीज कि कौन से ऐसे कॉजेज है, कौन से ऐसे फैक्टर्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस Crohn's डिजीज। सो फर्स्ट थिंग आई शुड टेल यू that no one knows the exact cause of this Crohn's disease। अभी तक हमें पता ही नहीं है कि exactly किस cause की वजह से या कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ये Crohn's डिजीज होती होगी। वी डोंट नो, स्टिल वी आर इन रिसर्च कि कौन सा एग्जैक्ट कॉज है, कौन सा एग्जैक्ट फैक्टर है जिसकी वजह से ये Crohn's डिजीज होती होगी। बट बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट्स ये बोलते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। उन्होंने पेशेंट्स में, Crohn's डिजीज वाले पेशेंट्स में बहुत सारे फैक्टर्स कॉमन देखे, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे देखे कि अगर वो फैक्टर्स इन कॉम्बिनेशन में होंगे एक पेशेंट पे, that may be responsible for Crohn's disease, but exactly we don't know कि क्या उन्हीं की वजह से होती है। but हमने देखा है पेशेंट्स में ऑन रिसर्च, हमने देखा है कि when these factors are present in combination in any individual, this can cause Crohn's disease, या हम बोलेंगे उनका रिस्क ऑफ गेटिंग Crohn's disease बढ़ जाता है। ठीक है, वो हम आगे जाके वो फैक्टर्स हम बहुत डीपली पढ़ेंगे, हम डिटेल में वो पढ़ेंगे। And one more thing is that some genetically susceptible individuals, ये जेनेटिकली ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि इनका अपना जो इम्यून सिस्टम है, इनका अपना ही इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव बन जाता है बिकॉज ऑफ सम, हम बोलेंगे कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जो अभी हमें समझ ही नहीं आ रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स है ऐसे, ये भी हमें नहीं पता है कि वो कौन से फैक्टर्स है। दे आर एक्सटर्नल फैक्टर्स। इट इज इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि क्या ये ऑटो इम्यून कंडीशन है, क्या खुद ही इम्यून सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, या कोई एक्सटर्नल फैक्टर है वहां पे जो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। अभी इस चीज में बहुत मिसकंसेप्शंस है, बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है इस बारे में, लेकिन हम इन शॉर्ट ये याद रखेंगे कि कुछ ऐसे मिसअंडरस्टूड फैक्टर्स है जो कि अभी हमें नहीं पता है, या कुछ अननोन फैक्टर्स है, वो इन सम जेनेटिकली ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स उनमें क्या कराता है, वो उनके इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिव कराता है। हाइपर एक्टिव होने का मतलब क्या है? नाउ दिस इम्यून सिस्टम व्हेनेवर इट विल कम इन कांटेक्ट विद इंफेक्शन, व्हेनेवर इंफेक्शन विल बी प्रेजेंट इन दिस पर्सन, दैट जो इसका इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, वो ज्यादा होगा। ठीक है, हम बोलेंगे ना ओवर रिएक्शन हो जाएगी वहां पे, जितना जरूरत ही नहीं था इसको वहां पे इम्यून रिस्पॉन्स दिखाने की, उससे कहीं ज्यादा ये इम्यून रिस्पॉन्स दिखाएगा। एंड वी नो व्हेनेवर देयर इज हाइपर एक्टिविटी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, इट मे डैमेज आवर ओन टिश्यू एंड दैट मे लीड अस टुवर्ड्स द इन्फ्लेमेशन। ओके, दैट मींस whenever there is hyperactivity of our own immune system, that means there will be more and more release of inflammatory cytokines, ठीक है, which ultimately leads us towards the inflammation of
Now, if we will talk about those multi factors which अगर वो in combination present होंगे किसी individual में, तो हम बोलते हैं कि there is a very high risk. या हम बोलेंगे कि these factors may be the cause of this Crohn's disease. Okay, what are these factors? So first factor we will talk about is defensins. Okay, there is actually decreased production of defensins. What are these defensins? These defensins are actually small proteins produced by WBCs and tissue cells. For example, अगर हम GI tract की बात करेंगे, for example अगर हम GI tract में एक part की बात करेंगे, for example intestines की बात करेंगे, वहां का जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो प्रोड्यूस कर सकता है डिफेंसिन्स को. मोर ओवर WBCs कैन आल्सो प्रोड्यूस दीज डिफेंसिन्स. एंड व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दीज डिफेंसिन्स, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? बिकॉज दीज डिफेंसिन्स हैव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी. दैट मींस दे फाइट अगेंस्ट द माइक्रोब्स. they make the protective barrier inside the lumen. ठीक है, जब डिफेंसेस रिलीज होते होंगे ये फाइट करते हैं अगेंस्ट द माइक्रोब्स, हेंस बिकम्स अ बैरियर अगेंस्ट दैट माइक्रोब एंड द सराउंडिंग टिश्यू. ओके, नाउ अगर हम देखेंगे कि ये जो डिफेंसेस है, यूजुअली हमारे पास टू टाइप्स ऑफ डिफेंसेस है, अल्फा डिफेंसेस एंड बीटा डिफेंसेस. अभी जो हमें Crohn's disease में जो हमें defensins present होते हैं, they are actually alpha defensins, and these alpha defensins are produced by neutrophils, macrophages, which are actually WBCs, and Panth cells. Panth cells are actually these cells are found in the epithelial tissue of small intestines. That means हम in short बोल सकते हैं कि अगर decreased production of defensins होगी, ठीक है, that means there is decreased antimicrobial activity in the gut. There is decreased microbial activity in the gut. हम बोलेंगे कि kind of वो जो protective barrier है, अगर ये डिफेंसिन्स कम, इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, दैट मींस वो जो प्रोटेक्टिव बैरियर है उस पे खतरा आ सकता है. ठीक है, वो प्रोटेक्टिव बैरियर हमारा लॉस्ट हो सकता है. सो दिस इज द वन फैक्टर. Another factor is this decreased production of mucins. What are these mucins? Actually, they are heavily protein. जैसे मैंने वहां पे बोला, they are small proteins. These mucins are actually large proteins produced by epithelial tissue. ठीक है, mucins, they are large proteins, heavily proteins which are produced by actually epithelial tissue. Now, अगर हम देखेंगे, अगर throughout our GI tract, distinctive mucus layers are composed of this mucin proteins. Because हमें पता है जो हमारे GI tract की layers है, अगर हम देखेंगे वहां पे epithelial tissue present है, and we know that epithelial tissue is the production factory for these mucins. अब हम इन mucins के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? इनकी कुछ फंक्शन होगी. Yes, they actually they protect the epithelium. They protect this epithelium from microorganisms. That means it has an antimicrobial function from different pathogens, from toxins which are released by microbes, and from different environmental irritants. That means this mucins, ये जो mucin proteins है, they also act as a barrier between the microorganisms and the tissue. ठीक है, ये भी एक kind of वो protection देता है हमें from different things जो हमने यहाँ पे discuss किए. And apart from that, it has also an important role in cell signaling pathway. ठीक है, cells जो signal करते हैं whenever there is, for example, damage to any tissue. ठीक है, वो क्या करते हैं, वहां पे एक cell signaling pathway होता है जो कि हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे थोड़ा बहुत उसके बारे में. वो क्या करते हैं, बहुत सिग्नल्स भेजते हैं to our immune response that there is damage to our tissue, and वहां से immune response generate होता है, and फिर वहां पे healing process, inflammation process, बहुत सारे जो हम बोलेंगे इम्यून रेस्पॉन्सेज है वो स्टार्ट हो जाते हैं. तो उसमें भी इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेल सिग्नलिंग में. दैट मींस डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ म्यूसिन्स. दैट मींस ये जितनी भी प्रोटेक्टिव फंक्शंस अगेंस्ट दीज थिंग्स थी, ये सारी खत्म हो जाएंगी, एंड आल्सो आवर सेल सिग्नलिंग पाथवे विल आल्सो गेट अफेक्टेड. दिस इज द अनदर फैक्टर. Another factor is decreased autophagy process.
You might be wondering what is autophagy process, and some of you may know what is autophagy process. Actually, this autophagy process is body's way of cleaning out damaged cells so that कि वहां पे नई जो cells, new healthier cells will get regenerated. Okay, that means whenever there is damage to our cells by any microbe, by any pathogen या by some any cause, अगर हमारे cells में damage हो गया, वहां पे body क्या कराती है, वहां पे autophagy process कराती है ताकि वो जो damaged cells है वो उनको बाहर निकाल सके and वहां पे new healthier cells को regenerate कर सके. अब आपको पता होगा, जैसे कि मैंने अभी फॉर एग्जांपल आपको बताया कि epithelial tissue या epithelial cells ही होती है जो प्रोड्यूस करते हैं इन म्यूसेंस को. ठीक है, फॉर एग्जांपल जो epithelial tissue इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में है वही प्रोड्यूस करता है दिस म्यूसेंस या जितने भी वो प्रोटेक्टिव फंक्शंस है. ठीक है, हम बोलेंगे कि if there will be damage to this epithelial tissue, for example if there will be damage, that means वहां पे जो cells होंगी वो डैमेज हो जाएंगी. अब नॉर्मली क्या होता है, वहां पे ऑटोफेजी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, वो जो डैमेज्ड सेल्स थी वो बाहर निकल जाती, वहां पे न्यू हेल्थियर सेल्स रिजनरेट होती एंड बॉडी की फंक्शन वापस नॉर्मल आती, या वो फिर से वो जितने भी सिक्रीशंस, जितने भी प्रोटीन्स वो सिक्रीट करता था, प्रोड्यूस करता था, जो एक्ट करते थे एज ए बैरियर या जिनकी प्रोटेक्टिव फंक्शन थी, वो वापस से फिर से हेल्थियर सेल्स प्रोड्यूस करते एंड बॉडी जो इंसान की बॉडी है वो स्टेबल हो जाती. बट चूंकि यहाँ पे ऑटोफेजी प्रोसेस में डिक्रीज आ जाता है, दैट मीन्स अगर बॉडी को किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन की वजह से डैमेज हुआ, सेल्स में डैमेज हुआ, दो सेल्स विल नॉट गेट क्लीन्ड आउट, वो वहीं पे रहेंगी. दैट मीन्स अब इन सेल्स की जो फंक्शन थी कि ये प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते थे जो कि जिनकी प्रोटेक्टिव फंक्शन थी, दैट मींस नाउ दी डैमेज्ड सेल्स, इनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो प्रोटीन्स को वहां पे प्रोड्यूस कर सके जिनकी प्रोटेक्टिव फंक्शन है. दैट मींस डिक्रीज्ड ऑटोफेजी प्रोसेस विल लीड अस टुवर्ड्स द डिक्रीज्ड प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ द गट, फॉर एग्जांपल. नाउ अनदर फैक्टर इज जेनेटिक्स. ठीक है, अब जेनेटिक्स में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि अगर ये फैक्टर भी प्रेजेंट होगा कि तो क्रोनस डिजीज हो सकती है. ठीक है, सो देयर इज एक्चुअली म्यूटेशन ऑफ NOR2 जीन. ठीक है, देयर इज एक्चुअली म्यूटेशन ऑफ NOR2 जीन जिसको हम CARD15 जीन के नाम से भी जानते हैं. So what happens there? There occurs mutation of some gene which is known as NOR2 gene or CARD15 gene. अब हम देखेंगे कि ये NOR2 gene या CARD15 gene जिसको हम CARD15 gene भी बोलते हैं, अगर इसकी म्यूटेशन हो जाएगी तो क्या होता है एक्चुअली, उसका हम पूरा वो मैकेनिज्म समझेंगे. ठीक है, सो पहले हम देखेंगे नॉर्मली क्या होता है. ठीक है, अगर इंसान अगर एक पर्सन में, एक पेशेंट में हम सपोज कर एक क्लाइंट में म्यूटेशन नहीं हुई होगी. ठीक है, अगर म्यूटेशन नहीं हुई है तो नॉर्मल पर्सन में क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि जब म्यूटेशन होगी तो क्या हो जाएगा. पहले हम देखेंगे नॉर्मल चीज. देखिए, आप कंसीडर कीजिए कि एक पर्सन है जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुई है. ठीक है, अब इसके फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में बैक्टीरिया आ गया. ठीक है, दैट मींस इसके ल्यूमेन में बैक्टीरिया प्रेजेंट है. व्हेन दिस बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन ल्यूमेन, ठीक है, सो on that bacteria there is a specific antigen, ठीक है, which actually activates this NOR2 gene. ठीक है, नॉर्मली प्रेजेंट होता है NOR2 जीन, हम बोलेंगे अभी म्यूटेट नहीं हुआ है, हम विदाउट म्यूटेशन की बात कर रहे हैं कि वो जो स्पेसिफिक एंटीजन होता है बैक्टीरिया में प्रेजेंट वो एक्टिवेट करता है इस NOR2 जीन को. अब हम देखेंगे इससे क्या होता है. When this NOR2 gene is activated, this actually stimulates nuclear factor kappa beta, ठीक है, which is a specific type of cytokine, ठीक है, which helps us in cell signaling. ठीक है, तो ये इस न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से जब ये न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा स्टिमुलेट होता है, there is a release of specific type of cytokines. Whenever there is stimulation of this nuclear factor kappa beta, there is release of specific type of cytokines. That means cells ऐसे signals भेजते हैं कि बॉडी पे किसी ने अटैक किया. ठीक है, हमारे टिश्यू पे किसी ने अटैक किया. दे सेंड सिग्नल्स टुवर्ड्स द इम्यून सिस्टम, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उस चीज को मतलब वहां पे डैमेज होने से बचाए. अब हम ये याद रखेंगे कि when this NOR2 gene stimulates nuclear factor kappa beta, there is release of specific type of cytokines. अब ये cytokines क्या करते हैं, they stimulate macrophages, they actually signal the macrophages which ultimately stimulate macrophages
मैक्रोफेजेस। अब हमें पता है मैक्रोफेजेस की फंक्शन फैगोसाइटोसिस है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट these macrophages present the antigen of this bacteria to our immune system, ठीक है, so that our immune system will make antibodies। इसकी ये भी है, तो हम कह सकते हैं कि इसका ये जो मैक्रोफेजेस है इनका हम बोलेंगे सर्विलेंस में भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, हम बोलेंगे इम्यून सर्विलेंस में इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। सो हम कहेंगे कि when these macrophages will get stimulated, they will start immune surveillance, and moreover these macrophages will send signals to T helper cells. They will stimulate these T helper cells to release interleukin 22, which is a specific type of cytokine, ठीक है। These macrophages when stimulated, they start immune surveillance, and apart from that they release some cytokines and stimulate T helper cells to release this interleukin 22। अब इस interleukin 22 की क्या फंक्शन है? Actually this interleukin 22 sends signals to our GI tract cells, या फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे intestinal cells। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में है, हम बोलेंगे this interleukin 22 will send signals to cells of intestine to make more and more defensins, to make more and more mucins, या हम बोलेंगे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंसिन्स, म्यूसिन्स एंड इंक्रीज ऑटोफेजी प्रोसेस, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। इन तीनों का क्या फंक्शन है? इन तीनों का फंक्शन ये है कि दे मेक ए प्रोटेक्टिव बैरियर बिटवीन द टिश्यू, बिटवीन द सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये बीच में एक ऐसी दीवार बनाते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ सके किसके, जो हमारा टिश्यू होता है, ठीक है। That means this acts as a barrier, ठीक है। नॉर्मली यही होता है whenever there is bacteria, so इस पूरा ये प्रोसेस चलता है, and ultimately there is more and more production of defensins, mucins and autophagy process. That means ultimately जो हमारा बैरियर है वो स्ट्रांग होता जा रहा है, ठीक है। बट इन केस ऑफ Crohn's disease, मैंने क्या बताया आपको? There is mutation of this NOD2 gene या CARD15 gene. That means ये जहां पे मैंने बोला स्पेसिफिक एंटीजन ऑन बैक्टीरिया एक्टिवेट्स NOD2 जीन, दैट मींस इस NOD2 जीन में म्यूटेशन हो जाएगी। अब अगर इस NOD2 जीन में म्यूटेशन हो जाएगी, विल इट बी एबल टू फंक्शन नॉर्मली? नो, बिकॉज अब जब इसमें NOD2 जीन में म्यूटेशन हो जाएगी, दैट मींस देयर विल बी नो वन विल स्टिमुलेट दिस न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा, एंड दिस होल प्रोसेस विल गेट, हम बोलेंगे कि सारी प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा अब, बिकॉज देयर इज म्यूटेशन ऑफ दिस NOD2 जीन। दिस NOD2 जीन इज एक्चुअली हम बोलेंगे कि सर्विलेंस जीन, क्योंकि यही जब यही वहां पे देखता है कि यही उस स्पेसिफिक एंटीजन को पहचानता है जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये स्टिमुलेट होता है या हम बोलेंगे एक्टिवेट होता है। अब चूंकि इसमें म्यूटेशन हुई है, whenever there will be now bacteria present in the lumen, so this NOD2 gene will not get activated because mutation हुई है, and this whole process will not start. That means mucins वहां पे प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, ऑटोफेजी प्रोसेस इंक्रीज ही नहीं होंगी, डिफेंसेस प्रोड्यूस ही नहीं होंगी। अल्टीमेटली जब ये सारी चीजें प्रोड्यूस ही नहीं होंगी, दैट मीन्स बैक्टीरिया जब अपनी प्रोडक्शन, जब वो डिवीजन भी हो रहा होगा बैक्टीरिया का, दैट मीन्स उस पे उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। नाउ बैक्टीरिया हम अगर एग्जांपल बोलेंगे कि अभी तक क्या होता था नॉर्मली, कि अब ये जो बैक्टीरिया एज एन एनिमी था, हमारे पास यहां से डिफेंस में ऐसे पर्सन्स थे विच आर डिफेंसिव, म्यूसिन्स एंड ऑटोफेजी प्रोसेस, जो इस एनिमी को खत्म करते थे। अब चूंकि सारे हमारे एनिमी सो गए बिकॉज ऑफ दिस म्यूटेशन ऑफ NOD2 जीन, ये सो गए, ये अब कुछ कर नहीं रहे, सो whenever there will be bacteria, so it will start dividing itself, वहां पे प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया ज्यादा हो जाएगी, अल्टीमेटली इट विल रिलीज टॉक्सिन्स। हमने देखा था कि टॉक्सिन्स के खिलाफ भी हमें कौन बचाता है? दे आर एक्चुअली म्यूसिन्स। अब जब ये है ही नहीं तो हमें कौन बचाएगा? अल्टीमेटली ये जो बैरियर होगा ये खत्म हो जाएगा। देयर विल बी लॉस ऑफ दिस बैरियर बिटवीन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द टिश्यू, एंड वो जो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बढ़ते जाएंगे एंड अल्टीमेटली देयर विल बी ट्रांसलोकेशन ऑफ दिस बैक्टीरिया टुवर्ड्स द सेल्स, ठीक है। Apart from these factors, there are also some other factors जिनकी वजह से अगर ये प्रेजेंट हो गए एक इंडिविजुअल में, तो रिस्क बढ़ जाता है कि इस पेशेंट को Crohn's डिजीज होने के ज्यादा चांसेस है। What are these factors?
कि अगर एक पेशेंट कंटिन्यूअसली एंटीबायोटिक्स ले रहा हो, एक्टिव स्मोकर हो या पैसिव स्मोकर हो, दैट मीन स्मोकिंग की वजह से, या वो कंटिन्यूअसली एनसाइड्स ले रहा हो, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, अगर डाइट में कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी बढ़ सकता है, एंड सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ गेटिंग दिस Crohn's disease. Now, if we will talk about the pathophysiology of this Crohn's disease, so मैंने आपको जितने भी अभी तक फैक्टर्स बताए, जितने भी मैंने आपको बोला कि ये फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स दिस Crohn's disease, इन जितने भी हमने फैक्टर्स देखे उन सब की वजह से अगर हम नटशल में एक चीज देखेंगे, देयर इज लॉस ऑफ दैट प्रोटेक्टिव बैरियर, ठीक है। सब की वजह से क्या, अगर म्यूटेशंस डिक्रीज हो जाएंगे या अगर वो जेनेटिक नॉट टू जीन में म्यूटेशन हो जाएगी, उससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो वो प्रोटेक्टिव बैरियर है वो खत्म हो रहा है अगर ये सारी चीजें हो जाएंगी। एंड साथ साथ में मैंने आपको एटियोलॉजी में ही बताया कि देयर इज सम अननोन फैक्टर्स, कुछ ऐसे अननोन फैक्टर्स है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं या कहेंगे कि हाइपर एक्टिव बनाते हैं, कि जितना इम्यून रिस्पॉन्स तो चाहिए था बट उतना ज्यादा नहीं चाहिए था, ठीक है, वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं वहां पे जो हमारा इम्यून सिस्टम है, एंड इट स्टार्ट्स टारगेटिंग इट्स ओन टिश्यू, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन डैमेज टू इट्स ओन टिश्यू, अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन इन्फ्लेमेशन। सो हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे that those all factors ultimately because of those factors there is loss of protective barrier. Once this protective barrier is lost, ठीक है, that means this protective barrier was acting as a हम कहेंगे a wall, as a barrier between that microorganism and the surrounding tissue. That means once this barrier is over, now this microorganism can translocate into the surrounding tissue. That means this there will be bacterial translocation across epithelium, ठीक है, because अगर आप देखेंगे उसके बाद epithelial tissue ही होता है, so this bacteria, this microorganism will now translocate across epithelium. Once it is once it comes into the epithelial cells, once it translocates across the epithelium, our immune system gets activated. हम बोलेंगे हमारे immune cells जो है वो activate हो जाते हैं and it starts sending signals to our immune cells to get activated. Ultimately macrophages also get stimulated, they also get activated. These macrophages these macrophages will present the bacterial antigen to CD4 T cells, ठीक है, CD4 T cells, and once they present the bacterial antigen to these CD4 T cells, they also get activated. Then these CD4 T cells and these macrophages, what they do, they start releasing heaps of inflammatory cytokines. These macrophages and CD4 T cells, once they are activated, they start releasing heaps of inflammatory cytokines, which are normally क्या है ये, they are cell signaling molecules. But मैंने आपको बताया था कि there is hyperactivity of our immune system. That means यहाँ पे जो ये macrophages और CD4 T cells ये जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेस रिलीज करते हैं, नॉर्मली में भी करते हैं, बट देयर विल बी हीप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेस। दैट मींस जितना नॉर्मल रेस्पॉन्स में ये जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेस रिलीज होना चाहिए, ये मोर देन नॉर्मल वहां पे रिलीज हो रहा है। दैट मींस अल्टीमेटली इट विल डैमेज आवर ओन टिश्यू। अब इन इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेस में यूजुअली कौन से ये साइटोकाइनेस रिलीज करता है? टीएनएफ फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन फर्स्ट, इंटरल्यूकिन सेकेंड। These are special type of cytokines, inflammatory cytokines, ठीक है। अगर इनकी प्रोडक्शन ज्यादा, अगर इनका रिलीज ज्यादा हो रहा है, this result is in chronic inflammation. Once these inflammatory cytokines are released, that यहाँ हम बोलेंगे continuous release of these cytokines ultimately will result in inflammation, and this inflammation will have local and systemic complications. That means locally जहां पे ये हो रहा है वहां पे इसके कुछ इफेक्ट्स होंगे and other systems में भी इसके इफेक्ट्स होंगे। अब अगर हम जो ये इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेस है, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेंगे दैट देयर विल बी ओवर प्रोडक्शन ऑफ, एज आई सेड, देयर इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ टीएनएफ फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन फर्स्ट, इंटरल्यूकिन 6, these are all inflammatory cytokines. For example, if there will be overproduction of this TNF factor alpha, because of the overproduction of TNF factor alpha, what happens in the body? There is necrosis of Paneth cells.
पेन सेल्स क्या है? दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड secretory epithelial cells. ठीक है, हाईली स्पेशलाइज्ड, यूजुअली फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स, एंड they whatever the products they secrete, like they usually like produce granules which have antimicrobial activity. That means इन शॉर्ट दीज पेन सेल्स, इसके इनसे जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं पेन सेल्स से, या ये जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है बॉडी में. दैट मीन्स अगर इनकी डेथ हो गई, दैट मीन्स देयर विल बी डिक्रीज इन प्रोटेक्टिव फंक्शन. सेकेंड थिंग इज दैट इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स डेथ. There is death of intestinal epithelial cells if there is overproduction of this TNF factor alpha, that ultimately impairs the barrier function of the intestinal, we will say that lumen. One more thing is that if there is overproduction of this TNF factor alpha, there is increased immune response causing inflammation. Because जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा, जो कि मैंने आपको बताया कि there is hyperactivity of this our immune system. We don't know the exact cause why this hyperactivity of immune system, why there is more and more cytokines releasing. क्यों वहाँ पे heaps of cytokines release हो रहे हैं, जबकि नॉर्मल में जितना हमें immune response चाहिए था उतना ही वहाँ पे रिलीज होना चाहिए. But unfortunately there occurs release of heaps of inflammatory cytokines, which ultimately results in we will say that injury to our own tissue, ultimately results in inflammation. अब अगर हम साइंस एंड सिम्टम्स की बात करेंगे, अभी तक हमने देखा पैथोफिजियोलॉजी में बहुत सारी चीजें होती है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखे हमने कि कैसे जो प्रोटेक्टिव बैरियर है वो लॉस होता है, उसके बाद कैसे एक बैक्टीरिया ट्रांसलोकेट करता है अक्रॉस द एपिथेलियम, कैसे इन्फ्लेमेशन होती है बिकॉज ऑफ सम अननोन फैक्टर्स. वहां पे जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स है वो बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं, हीप्स ऑफ साइटोकाइन्स आर रिलीज्ड, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन होता है. ठीक है, बहुत सारे इवेंट्स देखे हमने. अब इन इवेंट्स की वजह से जो सिम्टम्स हमें बाहर से नजर दिखाई देंगे वो हम देखेंगे. सो द फर्स्ट सिम्टम विल बी एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग. सो वी नो व्हाई देयर इज एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग, बिकॉज देयर इज इन्फ्लेमेशन इन द गट, देयर इज इन्फ्लेमेशन इन द जीआई ट्रैक्ट. व्हेनेवर देयर इज इन्फ्लेमेशन देयर इज पेन. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन. ठीक है, देयर इज नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन. दैट मींस व्हेन द फूड विल पास थ्रू दिस ल्यूमेन, there may be a feeling, there will be a feeling of discomfort. So first symptom will be abdominal pain and cramping. Okay, second thing will be perianal discomfort. Same thing, that there will be inflammation in the perianal region, so there will be perianal discomfort. There will be blood in your stool. That means that is because of the rupture in epithelium, and there will be rupture of epithelium because when bacteria translocates into the epithelium, there will be rupture of epithelium because that bacteria will start releasing toxins in that area. So ultimately there will be damage to blood vessels, there will be hemorrhage, there will be we can say that bleeding. So patient will be having blood in his or her stool. Second, one more thing is that there is anorexia and weight loss. Because we know there is actually हम बोलेंगे कि जो इसका जो एपिथेलियम होता है वो डैमेज होता है, जो एपिथेलियम है वो डैमेज होता है इंटेस्टाइन्स में. तो ultimately when epithelium is we will say that when epithelium is destroyed, so ultimately there will be impaired absorption of nutrients, because जो epithelium में inflammation होती है उसकी वजह से जो वहां पे फिर जो टिश्यू डिस्ट्रॉय होता है उसकी वजह से स्कारिंग आ जाती है इंटेस्टाइनल वॉल में. अल्टीमेटली वंस देयर इज स्कारिंग ऑफ दिस इंटेस्टाइनल वॉल, देयर विल बी impaired absorption of nutrients, so there will be weight loss. And apart from that, GI tract में inflammation है, pain है, so there will be loss of appetite. Okay, one more thing is diarrhea. As I said that there is scarring of this intestinal wall, there is destruction to this intestinal wall, or we can say that epithelium is destroyed. Ultimately जो कुछ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सोडियम रेअब्सॉर्प्शन, ठीक है, वो भी उसके साथ साथ ग्रेजुअली डिसअपियर होते हैं. ठीक है, जब एपिथेलियम डिस्ट्रॉय होता है, जो कुछ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सोडियम रेअब्सॉर्प्शन वो भी ग्रेजुअली वहां से डिसअपियर होते हैं. अल्टीमेटली दैट मींस सोडियम रेअब्सॉर्प्शन नहीं होगी. अल्टीमेटली देयर विल बी, हम बोलेंगे जीआई ट्रैक्ट में सोडियम ज्यादा बढ़ जाएगा. दैट मींस इट, एंड वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम दैट it attracts more and more water, it retains water, and because of that there will be diarrhea.
And apart from that, there can be fever, there can be fatigue, there can be mouth sores, and there can be nausea and vomiting. So these are the signs and symptoms which a patient may have if the patient is suffering from Crohn's disease. अब अगर हम देखेंगे कि ये जो क्रोहनस डिजीज है इसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती है. फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज that there is bowel obstruction. That means there may be obstruction to any part of the bowel because of the scarring, because of the inflammation. उसकी वजह से जो बाउल का कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट बाउल का, there is narrowing of that part of bowel. Ultimately there is bowel obstruction. That means there may be blocked the flow of digestive contents. Second thing is that there may be ulcers because there is chronic inflammation, and this chronic inflammation may sometimes lead us towards the ulcers. And one more thing is that there may be fistulas. If there are ulcers, these ulcers sometimes can extend throughout the intestinal wall. इतनी ज्यादा अल्सरेशन हो रही है कि that they can extend through the intestinal wall, creating an abnormal connection between the different parts of body. For example, there may be an abnormal connection between the intestine and skin, जिनको हम फिस्टुलास बोलते हैं. ठीक है. So this fistula is another complication of Crohn's disease. Apart from that, there can be malnutrition. As I already told you people that there whenever there is destruction to epithelium, there is malabsorption of nutrients. Apart from that, there is loss of appetite because of the inflammation, and also I told you that there is diarrhea. All of these factors, they may lead towards the malnutrition. And apart from malnutrition, this Crohn's disease may sometimes complicate into colon cancer also. Now, if we will talk about the diagnostic evaluation, I must tell you that there is not any single diagnostic procedure by which we can directly detect this Crohn's disease. There are a number of diagnostic procedures by which we can detect actually this Crohn's disease. So we will go one by one. First thing, what we will be looking for, we will be doing blood tests. हम blood tests में क्या देखेंगे? There may be anemia, and this anemia will indicate that there must be bleeding somewhere in the GI tract. Okay, and apart from that, there may be a WBC count raised. That means there may be inflammation. There may be there is a presence of infection. So blood tests में हम यही दो चीजें usually देखते हैं. इसके अलावा हम स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं. स्टूल एग्जामिनेशन में हम क्या देखते हैं कि इज देयर एनी ब्लीडिंग, क्योंकि उससे भी हमें पता चल जाएगा कि कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं. दैट मींस देयर इज समवेयर देयर इज ब्लीडिंग इन द जीआई ट्रैक्ट, और देयर इज एनी प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द स्टूल. उससे भी हमें अंदाजा हो जाएगा कि क्या ये क्रोहनस डिजीज हो सकती है. थर्ड थिंग इज कोलोनोस्कोपी. As I already told you, जब हमने स्टार्ट किया लेक्चर, मैंने आपको उसी टाइम पे बोला कि असेंडिंग कोलन ऐसा एक पार्ट है जो मोस्टली इफेक्टेड होता है इन दिस क्रोहनस डिजीज. So we will be doing, for that we will be doing colonoscopy, which will give us the entire view of entire tissue of the colon. We will also do CT, but we will be doing a specialized kind of specific type of CT, which is CT enterography, which will provide us the better images of GI tract. It is a type of CT actually. It is a specific type of CT which will provide us the better images of GI tract. We can also do MRI, which will also give detailed images of different bowel parts, and we can also do endoscopy, which will give us the images of small intestines as well. And last but not the least, we can also go for the biopsy test. As I already told you in the complications that sometimes there may be cancer. So for that we will be doing biopsy test, or sometimes we do biopsy test to look how much there is ulceration. Ulceration किस लेवल की है, ठीक है, कितनी ज्यादा अल्सरेशन है, कितनी कम अल्सरेशन है, उसके लिए भी हम कभी कभार बायोप्सी टेस्ट करते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट we do it for the to look is there any malignant condition or not. Now if we will talk about the management of this Crohn's disease, so just like we don't know the exact cause of this disease, same wise when we don't know the exact cause, we don't know the exact cure of this disease. Okay, so basically what is the goal of this management? We basically try to reduce the symptoms, we try to reduce the severity of inflammation, for which we give number of drugs
in which first it comes anti-inflammatory drugs, okay, to reduce the inflammation. Simple and हम अगर simple words में बताएंगे कि हमें inflammation को कम करना है, क्योंकि हमने देखा कि inflammation की ही वजह से बहुत सारे symptoms आ रहे हैं या बहुत सारी problems या complications arise हो रही है. So first we will be treating inflammation. We will give anti-inflammatory drugs. Examples मैंने दे रखी है. Second thing, we will be giving corticosteroids. They too will help us in reducing the inflammation. We will be giving immune system suppressors, as I already told you that this condition, इस condition में क्या होता है कि unknown factors trigger करते हैं हमारे immune system को, and there is hyperactivity of our immune system. So we will be giving immune system suppressors so that that hyper responsiveness of this immune system will get reduced. Apart from that, we give infliximab. Infliximab is a drug which actually blocks immune response. ठीक है, it blocks the immune response because क्या है कि कुछ पेशेंट्स में बिकॉज ऑफ अननोन फैक्टर्स अपना ही इम्यून सिस्टम टारगेट करने लगता है, वो हाइपर एक्टिव बन जाता है और टारगेट करता है अपने नॉर्मल टिश्यू को. ठीक है, तो फॉर दैट वी विल बी गिविंग इन्फ्लिक्सिमैब व्हिच ब्लॉक्स द इम्यून रेस्पॉन्स. We will be giving antibiotics if there is presence of any bacteria. For that we will be giving antibiotics. We will be also giving antidiarrheal drugs because हमने पैथोफिजियोलॉजी में देखा या कॉम्प्लिकेशंस में देखा there is diarrhea, so we will be giving antidiarrheal drugs. Apart from that, sometimes there may be dehydration because of this diarrhea. If there is severe diarrhea, for that we will be giving fluid replacement therapy. And I already also told you that there is malnutrition. For malnutrition, we will be feeding the patient, we will be giving him TPN, total parental nutrition, to correct his malnutrition. So this is about the management, how we can manage the symptoms or different we will say different complications या different impacts जो कि क्रोनिक डिजीज की वजह से हमारी बॉडी पे पड़ते हैं. कैसे हम इन चीजों को कम करने की कोशिश करेंगे या कैसे हम इन चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे. दिस इज एक्चुअली द मैनेजमेंट फॉर दैट. अब अगर जितना भी हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करेंगे, डाइटरी मैनेजमेंट देंगे, अब अगर इनसे भी एक पेशेंट के सिम्टम्स रिलीव नहीं हुए, पेशेंट ठीक नहीं हुआ, एट दैट टाइम डॉक्टर में टेल अस अबाउट डिफरेंट सर्जरीज. हम एक पेशेंट को सर्जरी के अंडर को जाना पड़ेगा. ठीक है, व्हाट आर दीज सर्जरीज? डॉक्टर में प्रिस्क्राइब द सर्जरी टू रिमूव अ डैमेज्ड पोर्शन ऑफ जीआई ट्रैक्ट. अगर जीआई ट्रैक्ट में कोई ऐसा पोर्शन है जो बहुत ज्यादा डैमेज हुआ हो बिकॉज ऑफ दिस क्रोनिक डिजीज, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन, बिकॉज ऑफ द अल्सरेशन, तो हमें उस पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट को में भी रिमूव करना पड़े. डॉक्टर में ऑल्सो टेल यू अबाउट द सर्जरी टू रिमूव द स्कार टिश्यू, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा स्कारिंग हो रही है, इंटेंस स्कारिंग हो रही है, बिकॉज दिस स्कारिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द नैरोइंग ऑफ द ल्यूमेन. सो डॉक्टर बोल सकता है कि आपको सर्जरी करनी पड़ेगी जिसके थ्रू हम ये जो स्कार टिश्यू है इसको रिमूव करेंगे. डॉक्टर में ऑल्सो टेल यू अबाउट द सर्जरी टू क्लोज द फिस्टुला, जो कि वो जो एबनॉर्मल वी विल से दैट एबनॉर्मल कनेक्शंस बन रहे होते हैं बिटवीन फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन्स एंड स्किन फॉर एग्जांपल, तो उन फिस्टुलास को भी डॉक्टर थ्रू सर्जरीज के थ्रू क्लोज करने की कोशिश करेगा. यूजुअली क्या होता है कि दीज सर्जरीज डू नॉट गिव यू द परमानेंट ट्रीटमेंट. आई विल से दैट परमानेंटली ये हील नहीं होते हैं. बेटर इज कि अब अगर खाली फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से बात नहीं बन रही है, अगर हम फिर सर्जिकल मैनेजमेंट भी दे रहे हैं, बट वी हैव टू कंटिन्यू विद द मेडिकल मैनेजमेंट. वी हैव टू ट्राई टू मैनेज द सिम्टम्स थ्रू मेडिकेशंस. ठीक है, तब जाके ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है, ये सर्जरी एक पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकती है. अदरवाइज अगर फिर से वो मैनेज नहीं हो पा रहा है, इसमें इसके डाइट में प्रॉब्लम है, इसके लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, कि जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम दे भी रहे हैं उसकी वजह से सिम्टम्स रिलीव नहीं हो रहे हैं, तो दिस कैन ऑकर अगेन एंड अगेन एंड हम कितनी बार सर्जरीज करेंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, सो वी हैव टू गिव फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट. इफ वी आर डूइंग सर्जिकल ट्रीटमेंट, वी हैव टू कंटिन्यू विद फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑल्सो, सो दैट कि सिम्टम्स मैनेज हो जाए, ताकि दोबारा हमें सर्जरी ना करना पड़े. अदरवाइज देयर इज नो फन ऑफ द सर्जरी, क्योंकि ये सर्जरीज हमें
परमानेंट हम बोलेंगे कि ट्रीटमेंट नहीं देते हैं अगेंस्ट दिस क्रोहनस डिजीज। Now, if we will talk about nursing management, we have a few nursing diagnoses here. First thing, it will be acute pain related to inflammation, because inflammation बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी वजह से pain भी obviously बहुत ज़्यादा होगी. So first we will be treating this inflammation, and we will ultimately pain will reduce. Second thing, there will be imbalanced nutrition related to altered absorption of nutrients, ठीक है. As I already mentioned कि there is altered absorption of nutrients, उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन हो जाता है, ठीक है. तो हमें इस चीज को भी देखना है थ्रू नर्सिंग मैनेजमेंट, हमें इसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशन देने हैं सो डैट कि इसका माल न्यूट्रिशन ठीक हो जाए. थर्ड थिंग इज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू डायरिया. मैंने पहले ये बताया कि इसमें डायरिया होता है, सीवियर डायरिया होता है, ठीक है. वी कैन से दैट सीवियर डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है. उसकी वजह से फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो जाता है इंसान, तो उसके लिए हमें जो फ्लूइड थेरेपी देनी, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी होगी, उसके जितने भी इंटरवेंशन है, नर्सिंग इंटरवेंशन है, वो सब हमें फॉलो करने पड़ेंगे सो डैट कि हम इस चीज को करेक्ट कर सके. एंड अनदर थिंग इज एंजाइटी रिलेटेड टू चेंज इन हेल्थ स्टेटस, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें बदल रही होंगी, ठीक है. अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की तरफ देखेंगे, कभी फिस्टुलास, कभी फॉर एग्जांपल नैरोइंग ऑफ द लूमेन, sometimes it can complicate on the colon cancer, so there will be anxiety related to change in the health status of the individual. This is something about nursing management. We can use different nursing interventions to correct these nursing diagnoses, to treat these nursing diagnoses.